हेलो एवरीवन, आइए आज हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक सेकंड सीरीज। जो फर्स्ट सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है वो है इंडियन इकोनॉमी की। सेकंड सीरीज में हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमी वहाँ पर जो 11th की जो एनसीईआरटी है वो आपकी कवर करवाई जाएगी, वो इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। इसी प्रकार से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, वो सारे पोर्शन यहाँ पर 11th-12th में जो भी माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमी स्टैटिक्स जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर करवाई जाएंगी। एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, आप सभी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं जो बच्चे 11th-12th के इंटरेस्टिंग है। इसको सभी देख सकते हैं, कंसेप्ट है ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। यहाँ से आप लगभग चाहे आप एमए कर रहे हो चाहे बीए कर रहे हो तो बहुत सारे जो कंसेप्ट है यहीं से क्लियर हो जाते हैं आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एजुकेशन का हमारे जीवन में कितना महत्व है। एक चीनी कहावत है उसमें इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यदि आप 1 वर्ष की योजना बना रहे हैं तो बोला गया कि आप चावल बो लीजिए। यदि आप एक 10 वर्ष के लिए योजना बना रहे हैं तो पेड़ लगा लीजिए। यदि आप उम्र भर के लिए योजना बना रहे हैं तो किसी को शिक्षित कर दीजिए। देखिए एक बंदा अगर शिक्षित होता है तो वो लाखों करोड़ों को शिक्षित कर सकता है। तो इस तरीके से जो हमारी जो शिक्षा है, हमारे जीवन में शिक्षा इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसलिए कंसेप्ट पहले आप सबसे पहले कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद आगे बढ़िए, चीज़ों को मत रटिए। देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पर जो आप मेनली जानोगे कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, फाइनल गुड्स क्या होती है, इन 2 ही टॉपिक के ऊपर मेनली चर्चा रहेगी। तो देखिए इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपको पता है कि जब हम एक बड़े लेवल पर स्टडी करते हैं, पूरी इकोनॉमी को जब हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रो, समष्टि अर्थशास्त्र। तो आपने देखा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब, जिसके अंदर इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं, पॉवर्टी के बारे में, ट्रेड के बारे में, तो जब सारी चीज़ों को देखा जाता है तो वो मैक्रो होती है। और माइक्रो का मतलब होता है जब इंडिविजुअल पर्टिकुलर किसी फर्म के बारे में आप बात करते हो, इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में बात करते हो, तो वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको आप व्यष्टि अर्थशास्त्र भी बोलते हैं। तो देखिए आपने देखा कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये मैक्रोस जो है, यानी कि मैक्रोस वर्ड से लिया गया। जो मैक्रोस है वो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, यानी कि जो मैक्रोस जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। और मैक्रोस का मतलब होता है बड़ा, यानी कि जब बड़े लेवल पर किसी चीज को देखा जाए। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ गुड्स, यहाँ पर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स कितने प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है कि फाइनल गुड्स, फिर सेकंड है कि इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स जो ये डिफरेंस करना है वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो फाइनल गुड्स होती हैं और जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है, आप ये कैसे बता पाओगे कि ये फाइनल है और ये इंटरमीडिएट है। ये डिपेंड करती है कि उनका फाइनल यूज क्या है, यानी कि उनका जो एंड यूज है वो क्या है। जैसे कि मान लिया जाए कि दूध है। देखिए अगर आपने कहीं से भी दूध लेते हो, एक हाउस होल्ड यदि दूध लेता है तो वो उसके लिए फाइनल कहलाएगी। यदि उसी से मान लिया जाए कि एक मिठाई बनाने वाला लेकर जाता है तो उसके लिए इंटरमीडिएट कहलाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका लास्ट यूज क्या है। यदि हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए ले रहे हैं तो वो फाइनल है। यदि उस गुड्स को हम फर्दर किसी और में यूज करने वाले हैं उस प्रोडक्ट को, तो वो एक तरीके से हमारा इंटरमीडिएट कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए कि आप एक टीन लेकर आते हो और वो घर में लगाने के लिए टीन लेकर आए, हाउस होल्ड जो टीन लेकर आता है जो छत की तरह यूज होती है, तो वो एक तरीके से उसके लिए फाइनल गुड्स है। यदि उसी को कोई भी मतलब मान लिया जाए कि ऑटो बनाने वाला या फिर गाड़ी बनाने वाला अगर उसी टीन को लेकर जाता है और गाड़ी बनाने में उसको यूज करता तो उसके लिए वो क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड्स होगी। तो आई होप कि आप सभी बातें समझ रहे होंगे फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है। जो हमारी फाइनल गुड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वही हमारी जीडीपी में काउंट होती हैं। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो अभी क्या होती हैं, वो हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होती। क्यों, अभी उनमें वैल्यू एडिशन बाकी रहता है। तो देखिए जो फाइनल गुड्स होती हैं और इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल जो प्रोड्यूसर होते हैं, इसके फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स जो होती है जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स का क्या मतलब होता है, 2 तरीके की गुड्स हैं। एक फाइनल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स और फाइनल
कंज्यूमर गुड्स। जो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक तरीके से जो हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं। और जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो क्या, हम कंज्यूम करने के लिए जिन चीज़ों को हम लेकर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ कि ब्रेड और बटर। ब्रेड और बटर क्या है, एक ऐसी कमोडिटी है जो कंज्यूमर लेकर आता है और जिसको डायरेक्ट संतुष्टि मिलती है, इनकी जो डायरेक्ट यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं वो होती है आपकी फाइनल कंज्यूमर गुड्स। उसी प्रकार से फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स क्या हुई, यानी कि जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, कि जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होने वाली चीजें होती हैं वो आपकी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। अब देखिए जो गुड्स होती हैं एक ही तरीके की होती हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि फाइनल अलग अलग हो सकती है। जैसे कि एक टेलर है, टेलर ने क्या लिया, टेलर जो लेकर आता है उसके फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए लेकर आता है, वो एक तरीके से क्या होगी, एक तरीके से प्रोड्यूसर गुड्स कहलाएगी। लेकिन अगर उसी मशीन को हम घर में यूज करने के लिए लेकर आते हैं तो वो क्या कहलाएगी, फाइनल कंजम्पशन गुड्स कहलाएगी, क्योंकि हम उसको क्या लेकर आए, हम उसको भी घर में यूज करेंगे और वो क्या करेगा, फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसको यूज करेगा। उसके बाद है कि एक्सपेंडिचर ऑन ए फाइनल गुड्स, यानी कि जो एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड्स के ऊपर दो तरीके का होता है, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। एक तो हम करते हैं यानी कि हाउस होल्ड करते हैं जो कि कंज्यूमर होते हैं, ब्रेड के ऊपर, घी के ऊपर, दूध के ऊपर, यानी कि इस तरीके के जो खर्चा किया जाता है। दूसरा एक इन्वेस्टर होता है, यानी कि जो एक प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, इन गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है। इन्वेस्टमेंट गुड्स जैसे कि ट्रैक्टर लिया, जेसीबी ली, हार्वेस्टर लिया, ट्रक लिया, जीप ली, बस ली, इस तरीके की जिनको हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये दो तरीके का एक्सपेंडिचर होता है। कंजम्पशन कंज्यूमर करेगा, इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेगा। देखिए जो यहाँ पर जो ये नोट लगाकर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है कि ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ ए नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम। कुल मिलाकर बात ये है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता और जो हमारी फाइनल गुड्स है वही हमारी जो एक तरीके से नेशनल इनकम है उसमें काउंट होती है। रीजन क्या है, क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है अभी वो प्रोसेस में होती हैं, अभी उनमें वैल्यू एडिशन होना बाकी होता है, इसलिए उनको क्या है हम उसके अंदर यूज नहीं करते, नेशनल इनकम के अंदर उनको इंक्लूड नहीं करते। अभी उनमें वैल्यू भी एडिशन होगा। दूसरी बात क्या है कि मतलब अभी उनको रॉ मटेरियल की तरह भी यूज करने वाले हैं, अभी उनका फाइनल काम पूरा नहीं हुआ है। और मैंने आपको बता दिया कि फाइनल और इंटरमीडिएट आप ये नहीं कह सकते कि ये फाइनल है ये इंटरमीडिएट है, ये उसके एंड यूज के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद आप देखिए इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं दोज गुड्स विच हैव येट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू स्टिल टू बी एडेड टू दिस गुड्स, यानी कि जिन्होंने अभी अपनी बाउंड्री लाइन जो है क्रॉस नहीं की है, अभी वो कंजम्पशन के लिए प्रॉपर तैयार नहीं है। देखो कंजम्पशन भी दो तरीके का, एक इन्वेस्टर करता है, एक कंज्यूमर करता है। तो अभी क्या है इंटरमीडिएट गुड्स, दोनों गुड्स की हम बात करें चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो फिर एक तरीके से प्रोड्यूसर हो, तो इसका मतलब क्या अभी इनमें वैल्यू एडिशन बाकी है, अभी इनमें वैल्यू ऐड होगी। तो दूसरी बात क्या है कि ये बाउंड्री लाइन को भी क्रॉस नहीं किया है इन्होंने, अभी इनका जितना जहां लेवल तक इनका प्रोडक्शन होना चाहिए था लास्ट यूज के लिए अभी ये तैयार नहीं है, अभी इनमें वैल्यू एडिशन बाकी है। इसलिए क्या बोला कि इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ ए नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम, इसी कारण से हम इनको नेशनल इनकम में यूज नहीं करते हैं। जैसे कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, जैसे कि एक गाड़ी है, कंपनी से उठाई, कहीं पर एक जहाँ पर भी उसको एक शोरूम में लेकर आते हैं, तो अभी कंपनी से क्या, कंपनी ने वहाँ उसके लिए तो क्या फाइनल है, लेकिन अभी उसको शोरूम पर लाकर क्या किया जाएगा, रीसेल किया जाएगा, तो अभी वो उसके लिए इंटरमीडिएटर है। उसी प्रकार से हमने कंज्यूमर के लिए दूध का एग्जाम्पल लिया कि दूध को जब हम हाउस होल्ड लेता, हम चाय बनाने के लिए या पीने के लिए लेते हैं तो वो फाइनल हो जाएगा, लेकिन अगर उसी को एक मिठाई बनाने वाला लेकर जाता है तो उसके लिए इंटरमीडिएटर हो जाएगा। तो ये इंटरमीडिएटर जो गुड्स हैं आपने देख लिया कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, सिर्फ जो आपकी जो फाइनल गुड्स हैं वही नेशनल इनकम में इंक्लूड होती हैं। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग ऑन ए अकाउंटिंग ईयर, यानी कि जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का क्या मतलब होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का क्या है कि जब हम इसको कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उस दौरान जब हम चीजों को यूज करते हैं। फिर ग्रोस वैल्यू एडिशन, देखिए अब ये भी इंपॉर्टेंट है ग्रोस वैल्यू एडिशन। ग्रोस वैल्यू एडिशन क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं अभी उनमें GVD यानी कि ग्रोस वैल्यू एडिशन बाकी है। ग्रोस वैल्यू एडिशन को आप कैसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि मान लिया जाए
कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। मान लिया जाए कि आपने एक लकड़ी ली, वो 1000 रुपये की आपने एक लकड़ी ली, किसी भी शीशम की लकड़ी हो सकती है या फिर जो भी आप मर्जी है आपकी, जिस तरीके की आप लकड़ी मानना चाहो। अब वो किसी ने जो फर्नीचर बनाता है उसने कहीं से वो पेड़ लिया, जब वो पेड़ लिया तो उसको मान लिया जाए कि वो 5000 रुपये का पेड़ पड़ता है, यानी कि 5000 रुपये में उसने उस पेड़ को परचेज कर लिया। जब 5000 से मान लिया जाए कि वो चेयर बनाए या फिर बेड बनाए, कुछ भी बनाए, जो उनकी वैल्यू होती है मान लिया जाए कि वो हो जाती है यहाँ पर 15,000 रुपये। तो आप क्या करोगे, इस 15,000 में से जब 5,000 को माइनस करोगे तो ये आएगा आपका जो 10,000 निकल कर आएगा, ये आएगा वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है कि जो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट और माइनस इंटरमीडिएटर कंजम्पशन, यानी कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है 15,000, इंटरमीडिएटर कंजम्पशन कितना था इसका 5,000, तो 15 माइनस 5 करोगे तो आपका 10,000 जो निकल कर आएगा वो वैल्यू एडिशन निकल कर आएगा। द सेम गुड्स में भी फाइनल और इंटरमीडिएटर, आपने अभी देखा कि सेम ही वस्तु है, वही इंटरमीडिएटर हो जाती है और वही फाइनल हो जाती है। आपने दूध का एग्जांपल देख लिया कि वही तो फाइनल है और वही इंटरमीडिएटर आप यूज करते हो तो फाइनल है, कोई मिठाई वाला लेकर जाता तो वो उसके लिए इंटरमीडिएटर है, लेकिन कि उसका क्या अभी फर्दर प्रोडक्शन में यूज होनी है। तो उसी प्रकार से जो एक हाउस होल्ड है, मान लिया जाए कि यहाँ पर हम एक गाड़ी की बात करते हैं, एक तो आप कहीं कंपनी में ले जाकर लगाते हो गाड़ी को, या फिर कहीं पर मतलब उसको टैक्सी की फॉर्म में चलाते हो, एक आप अपने घर के यूज के लिए लेते हो, तो वो गाड़ी आपके लिए फाइनल कंजम्पशन है। लेकिन जब वो गाड़ी टैक्सी के रूप में चला रहा है कोई, तो उसके लिए इंटरमीडिएट है, क्योंकि उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर रहा है। तो द सेम गुड्स में भी फाइनल और इंटरमीडिएट, यहाँ पर आप दूध का जो एग्जांपल है वो अच्छे से ले सकते हो। तो फाइनल का मतलब है जब उसका हम फाइनल यूज कर लेते हैं, और जो इंटरमीडिएट का मतलब है अभी उसको रीसेल किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये टैक्सी वाला एग्जांपल सही नहीं रहेगा, यहाँ पर रीसेल वाला वो शोरूम वाला कि जहाँ से वो शोरूम कहाँ से ले, कंपनी से शोरूम में आती है, यानी कि अभी उसकी रीसेल होनी बाकी है। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट मैटर्स इन द एंड यूज ऑफ ए गुड्स, यानी कि एंड यूज का क्या मैटर है, एंड यूज का यही है कि लास्ट में उसका क्या यूज है, बिकेगी वो चीज़ रीसेल के लिए है या फिर यूज करने के लिए है। जब आप यूज करते, एक ट्रैक्टर आता है खेत में चलाने के लिए, तो वहाँ पर वो किसान जो लेकर आएगा वो उसके लिए फाइनल हो जाएगा। कोई भी दूध है वो किसी के हाउस होल्ड के पास जाता है तो वो उसके लिए फाइनल हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि वही ट्रैक्टर वहाँ कंपनी से आता शोरूम में, तो उसको अभी रीसेल किया जाएगा, अभी उसमें वैल्यू एडिशन बाकी है। तो जब तक वो रीसेल फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचता तब तक वो क्या फाइनल नहीं कहलाएगा। वही चीज़ है, वही ट्रैक्टर खेत में चल रहा है, वही शोरूम पर खड़ा, एक समय के लिए वो इंटरमीडिएटर है और एक समय के लिए वो फाइनल हो जाएगा। अब उसकी बात है कि डिफरेंस बिटवीन द फाइनल और इंटरमीडिएटर गुड्स। तो याद रखोगे कि जो इंटरमीडिएटर गुड्स है अभी उनकी जो बाउंड्री लाइन है वो क्रॉस नहीं हुई, यानी कि जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन है अभी उसी बाउंड्री लाइन में, जो फाइनल है वो भी बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं। फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में हम इंक्लूड करते हैं, जो इंटरमीडिएटर गुड्स होती हैं उनको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते। जो हमारी इंटरमीडिएटर गुड्स होती हैं हमने देख लिया कि उनकी अभी रीसेल होगी और ये क्या है फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी होती है। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। फिर है कि कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, या फिर जो कंजम्पशन गुड्स है, दो तरीके की गुड्स होती है। कैपिटल गुड्स होती हैं, एक होती है कंजम्पशन गुड्स। आप देख रहे हो कि कैपिटल गुड्स क्या होती है। कैपिटल गुड्स एक इस तरीके की गुड्स होती हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में यूज होती हैं, और जो कंजम्पशन गुड्स होती हैं जो कि डायरेक्ट यूटिलिटी देती हैं। तो यहाँ पर देखो जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए, एक जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था टेलर का, कि एक सिलाई मशीन अगर टेलर लेकर आता है तो उसको क्या करेगा, उससे सूट सिलेगा या जो भी पैंट शर्ट सिलेगा उससे क्या करेगा फर्दर प्रोडक्शन करेगा, तो उसके लिए कैपिटल गुड्स है। लेकिन अगर उसी को एक हाउस होल्ड हम घर में जो यूज करने के लिए लेकर आते हैं नॉर्मल, उसका क्या हम उससे पैसे नहीं कमाएंगे ना, उससे सूट सील कर बेच कर कुछ भी ऐसा, तो वो क्या कहलाएगी कंजम्पशन गुड्स कहलाएगी। कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स आर टू इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ ए फाइनल गुड्स, यानी कि दो फाइनल गुड्स की दो कैटेगरी है, एक कंज्यूमर भी करता है एक इन्वेस्टर भी करता है, यानी कि दो कैटेगरी में डिवाइड है फाइनल भी, जो कि हमने देख लिया। फिर है कि हाउस होल्ड जो होता है हु आर द फाइनल यूजर्स ऑफ ए कंजम्पशन गुड्स, यानी कि जो फाइनल यूजर्स कौन है इन कंजम्पशन गुड्स का। जो भी ये दो तरह की वस्तुएं हैं, एक आपकी कंज्यूमर है एक आपकी कैपिटल गुड्स है, तो इनको फाइनल यूज कौन करता है, एक तो करता है यहाँ पर हाउस होल्ड यानी कि हम करते हैं, सेकंड कौन करता है जो एनजीओ होते हैं,
थर्ड कौन करता है कि जो जनरल गवर्नमेंट होती है, तो सब गवर्नमेंट में भी तो इंसान ही रहते हैं, वहां पर जो कंजम्पशन किया जाता है, तो टोटल मिलाकर दोनों गुड्स का इस तरीके से यूज किया जाता है। फिर है कि कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कितने तरीके की होती है, उसके टाइप्स यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है कि ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सिंगल यूज गुड्स और सर्विसेज। सिंगल यूज गुड्स को नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी आप बोल सकते हो। जो ड्यूरेबल गुड्स होती है, इनकी जो लंबे समय तक चलें, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स क्या है, एक तरीके से ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे समय तक चलती है, जो सालों साल तक चलती रहती है, उसको ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, कार हो गया। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, क्लॉथ होगा, तो ये क्या है, एक तरीके से एक साल तक इनका यूज होता है। फिर है कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कि ब्रेड हो गया, दूध हो गया, ये क्या है, इनका सिंगल यूज होता है। ऐसा नहीं दूध आपने एक बार पी लिया तो दोबारा भी उसको यूज कर सकते हो, नहीं, एक बार पी लिया, एक बार ब्रेड खा लिया तो खा लिया, उसके बाद उसका दोबारा कोई यूज नहीं होगा। सर्विस क्या होती है, जो सेवाएं होती है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी एक सर्विस है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो भी एक सर्विस है। आप बैंक में जाते हो, वो भी एक सर्विस है। उसके बाद है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, लाइक फिक्स एसेट, यानी कि एक फिक्स एसेट की तरह वो काम करते हैं। फिक्स एसेट का ये मतलब नहीं कहीं पर बंधी हुई है, नहीं, इसका मतलब होता है इनके ऊपर एक हैवी अमाउंट हमने यूज किया हुआ है, एक बहुत मोटा पैसा हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, तो इनको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स फर्स्ट क्या होती है, जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होते हैं। सेकेंड, जिनके ऊपर हमने हैवी अमाउंट को यूज किया है, जहां पर हमने एक मोटा पैसा लगाया हुआ है, तो वो हमारी कैपिटल गुड्स कहलाएंगी। नट्स एंड बोल्ट्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। देखिए, नट्स और बोल्ट्स भी बहुत लंबे समय तक चलते हैं। कैपिटल गुड्स क्या है, एक तो लंबे फर्दर प्रोडक्शन में यूज होने वाले हैं, कई सालों तक हम उसका यूज करते रहेंगे। दूसरा क्या, उसके ऊपर अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है, तो नट्स और बोल्ट्स भी कई सालों तक चलते हैं, यानी कि जो नट्स होते हैं, जो बोल्ट्स होते हैं, वो भी कई सालों तक चलते रहते हैं, ईयर्स वेयर्स चलते रहेंगे, लेकिन वो हमारी कैपिटल गुड्स नहीं होंगे, क्योंकि छोटे टाइप्स के होते हैं और कम अमाउंट हमारा उनके ऊपर खर्च हुआ होता है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, यानी कि जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं वो सारी प्रोड्यूसर गुड्स कहलाती है, लेकिन सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं कहलाती। सही बात है ये। इन्होंने बोला कि कैपिटल गुड्स से क्या करते हैं हम, फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, तो इसलिए सारी की सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होंगी, बट सारी की सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होंगी। कैसे, प्रोड्यूसर गुड्स का क्या मतलब है, इसका मतलब जैसे कि रॉ मटेरियल है, वो भी तो एक प्रोड्यूस मतलब एक तरीके से आगे उससे मान लिया जाए कि रॉ मटेरियल है, कोई भी चीज़ है, जैसे कि हमने देखा कि तो आपने एक पेड़ लिया, उससे आप फर्नीचर बनाने वाले हो, तो जो पेड़ है वो क्या है, एक तरीके से आपकी प्रोड्यूसर गुड्स, अभी उससे फर्नीचर बनेगा, लेकिन जब फर्नीचर जब बन जाएगा तो फर्दर फर्नीचर को थोड़ा यूज करोगे किसी चीज में, तो इसलिए जो आपकी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो क्या है, वो कैपिटल गुड्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ऑल कैपिटल गुड्स, जितनी भी कैपिटल गुड्स हो वो सारी की सारी प्रोड्यूसर गुड्स होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो प्रोड्यूसर गुड्स हो सारी की सारी कैपिटल गुड्स हो, ऐसा नहीं है। तो थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अब हम देखते हैं कि कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या कंसेप्ट है और क्या उसके टाइप्स हैं। यहाँ पर सिर्फ आपने दो ही कंसेप्ट के बारे में जानना है, एक आपका जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, एक आपका इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है। वैसे अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट का सिंपल मीनिंग अगर आप आम बोलचाल की भाषा में देखते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने कोई गाड़ी ली, आप अगर मान लिया जाए कि कहीं से भी आपने किसी की पुरानी गाड़ी ली, उसको भी आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो, कोई आपने पुराना घर लिया उसको भी आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो। तो इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, बट लेकिन जब हम कोई नई चीज़ परचेज करते हैं तो वो होता हमारा रियल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन होना। कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी इंक्रीज होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट क्या है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या, आप इन चीज़ों के बारे में जानोगे। तो आपने देख लिया कि इन्वेस्टमेंट का सिंपल मीनिंग ये होता है जब हम कहीं पर भी अपनी जो कैपिटल है उसको इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप पुरानी चीज़ लेते हो चाहे आप नई चीज़ लेते हो। लेकिन जब आप पुरानी चीज़ों के अंदर आपने कहीं पर पुराने शेयर, किसी ने पहले कंपनी के शेयर परचेज किए हुए, आपने उन शेयर को ले लिया, किसी ने बॉन्ड्स परचेज किए हुए, आपने उनको ले लिया, तो वो एक तरीके से किसी से आपने गाड़ी ले ली,
किसी ने पहले परचेज की हुई है गाड़ी, तो वो आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। रियल इन्वेस्टमेंट वो होगा जब आप एक नया घर बनाते हो, नई फैक्ट्री लगाते हो, नया प्लांट स्टार्ट करते हो, नई गाड़ी लेते हो। इसका मतलब क्या है कि जब प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है, जब इकोनॉमी में इंक्रीज होती है, तो वही रियल इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो उसके बाद आप देखोगे नेट ग्रोथ, ये सारी चीजें आप देखोगे। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या है कि वी नो, हम जानते हैं कैपिटल इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? उत्पादन का एक मेन साधन है। आपके पास जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जितनी ज्यादा आपके पास मशीनें होंगी, उतना ही इकोनॉमी में उत्पादन ज्यादा होगा, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो इट इज ए स्टॉक ऑफ द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ ए प्रोडक्शन, यानी कि जो भी ये स्टॉक रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है? मशीनों का जो स्टॉक रखते हैं, जो पूंजी का जो स्टॉक होता है, वो किस लिए होता है? ताकि हम प्रोडक्शन कर सकें। इट इज ए स्टॉक ऑफ दोज मैन मेड गुड्स विच आर यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है कि आदमी के द्वारा बनाई जाने वाली मशीनें हैं और इनको हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं। देखिए, कोई भी आप ट्रैक्टर लेते हो तो उसको खेत में चलाते हैं ना, तो उससे क्या होगा? नया उत्पादन होगा। ऐसे ही आप कोई भी टैक्सी लेते हो तो उसको क्या करते हो? आप रोड पर चलाते हो, तो उससे क्या होगा? आपके पास इनकम जनरेट होगी। तो कैपिटल स्टॉक इंप्लाइज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि कितना आपके पास कैपिटल है, वो आपकी प्रोडक्शन, जितना आपके पास कैपिटल होगा उतनी ही आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो ये है इन्वेस्टमेंट। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट। चेंज इन के का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट में जो चेंज हुआ है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, जो चेंज इन के है, इसका मतलब क्या है कि अब 2022 में आपका इस टाइम पर ये इन्वेस्टमेंट है, और जो पिछला 2021 था, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 2021 के स्टार्टिंग में ये इन्वेस्टमेंट है हमारा, सॉरी 2000 लास्ट के स्टार्टिंग में ये है। मान लिया जाए कि दिसंबर की हम बात कर ले, और जनवरी का जब स्टार्टिंग हुआ 2021 का, तो ये इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमारा के टी माइनस के, यानी कि अब जो, या इसको ऐसे लिख सकते हो कि अब ये है और पिछला जनवरी का ये है, यानी कि जनवरी में ये हमारा इन्वेस्टमेंट था और दिसंबर में ये है। 2021-22 आप कुछ भी ले सकते हो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लिखेंगे चेंज इन के, और चेंज इन के ये इक्वल है आई के। आई का मतलब होता है कि नेट इन्वेस्टमेंट, ये आपके इन्वेस्टमेंट को शो करता है। इसको नेट इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि पूंजी निर्माण। अब देखो, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ ए कैपिटल फॉर्मेशन और ए प्रोसेस ऑफ ए इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो इसका मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट क्या है? एक प्रोसेस है कैपिटल फॉर्मेशन की, कैपिटल फॉर्मेशन की, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट आपको वो दिखाता है कि पूंजी निर्माण कितना है, आपके पास मशीनें कितनी इंक्रीज हो रही हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि कहीं पर बंधा हुआ इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है जहाँ पर आपने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, जहाँ पर उसको आप फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो, वो आपका क्या कहलाएगा? फिक्स इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। प्लांट मशीनरी, अगर आपने कहीं पर कोई प्लांट लगाया, कोई मशीनरी परचेज की है, तो जहाँ पर आपने एक हैवी अमाउंट लगता है ना, जहाँ इस तरीके का हम कोई भी प्लांट स्टार्ट करते, कोई मशीनरी हम परचेज करते, तो ये लाखों में बात होती है। तो इसलिए इसको कहते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। ये जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, यदि स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी कि जो अकाउंटिंग ईयर का लास्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2021 के दिसंबर में, यानी कि लास्ट में, फिर क्या है? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि पूरी ये लाइन आप लिख लोगे कि स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि जब स्टार्ट हुआ ईयर, यानी कि जब शुरू हुआ, जनवरी का महीना था, तो उस टाइम पर हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट था, और लास्ट के महीने में हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट था। हम मानकर चलते हैं कि अब दिसंबर में हमारे पास 5 है, जब ये जनवरी में था तो हमारे पास 2 था। तो ये जो चेंज इन फिक्स इन्वेस्टमेंट आएगा, ये कितना आएगा? 5 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 निकल कर आएगा। तो इसको बोलोगे चेंज इन फिक्स इन्वेस्टमेंट, ये एक तरीके से कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए, जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है इकोनॉमी के लिए। इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि जितना ज़्यादा हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जितने ज़्यादा फैक्ट्री होंगी, जितने ज़्यादा प्लांट होंगे, जितनी ज़्यादा मशीनरी होंगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, यानी कि हम छोटे लेवल से बड़े लेवल पर उत्पादन कर पाएंगे। जितना ज़्यादा हम बड़े लेवल पर उत्पादन करते हैं, स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है एक लेवल तक, एक लिमिट होती है इसकी भी, वहाँ तक हमारी जो कॉस्ट है ना, वो कंटिन्यूस डिक्लाइन करती है, यानी कि जो एवरेज कॉस्ट है, पर यूनिट जो कॉस्ट है, वो कंटिन्यूस क्या करेगी? डिक्लाइन करेगी। इससे क्या होता है? जब हमारे
पास जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, यानी कि हमारा आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। आउटपुट ज़्यादा है तो लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। इकोनॉमी में जब रोजगार मिलेगा, लोगों के पास क्या होगा, एक तरीके से जब पैसा आएगा तो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो भी इंक्रीज होगी और देश का विकास भी होगा। विकास का क्या मतलब होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है ऑल ओवर, जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है। और जब ग्रोथ की हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एक फीचर्स का इंक्रीज करना, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय इंक्रीज कर जाए या फिर जो जीडीपी है हमारी वो इंक्रीज कर जाए। तो ये हमारी क्या होती है कि यदि हमारे पास फिक्स इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मशीनरी, प्लांट, फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें ज़्यादा है तो उत्पादन ज़्यादा होगा। उत्पादन ज़्यादा होगा तो लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, रोजगार ज़्यादा मिलेगा तो लोगों के पास इनकम ज़्यादा आएगी, इनकम ज़्यादा आएगी तो ग्रोथ और डेवलपमेंट इंक्रीज होगा। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है वो है हमारा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। जितना फिक्स इन्वेस्टमेंट जरूरी है उतना ही इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। जो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर क्या होता है, फिनिश गुड्स को हम ले सकते हैं। जैसे कि अब मान लिया जाए कि अब हम जो ये वीडियो बना रहे हैं उस टाइम पर सर्दी का मौसम है, तो इस टाइम पर क्या है कि एकदम से जब सर्दी का मौसम होता है तो जो कंबल की डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो भी ये कंबल का काम करते हैं, जो जिनका भी ये बिजनेस है, तो क्या करते हैं कि उस टाइम पर एकदम से डिमांड बढ़ने के कारण से इनके पास शॉर्टेज ना हो जाए तो ये पहले की क्या करते हैं, स्टॉक रख लेते हैं। तो इसलिए फिनिश गुड्स का अनसोल्ड यानी कि अभी बिना बिकी हुई जो वस्तुएं हैं, फिर सेमी फिनिश गुड्स यानी कि जो अभी प्रोसेस में है तो वो हमारी सेमी फिनिश गुड्स कहलाएंगी। उसके बाद है रे मटेरियल की जो भी कच्चा माल, जो भी हमें कंबल बनाने के लिए, जो भी उसके लिए जो भी ऊन चाहिए, जो भी जिस तरीके की जो हमें चीज़ें चाहिए, कपड़ा चाहिए, जो भी जहाँ से वो कंबल बनेगा, जो रे मटेरियल उसमें यूज होने वाला है वो, तो ये सारा का सारा हमारा इन्वेंट्री स्टॉक कहलाता है। जो इन्वेंट्री स्टॉक अगर हम निकालेंगे तो इनकी इसमें जो चेंज निकालेंगे, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक, वही हो जाएगा कि हमारा जो एक तरीके से एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर यानी कि लास्ट में कितना है, जब हमारा ये एंड होगा ईयर, और जब हमने ओपनिंग की थी तो उस टाइम पर कितना था, यानी कि स्टार्टिंग में कितना था, तो इसको हम बोलेंगे चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक। तो ये इन्वेंट्री स्टॉक हो जाएगा। अब देखिए जो इन्वेंट्री स्टॉक होता है ना, ये क्यों जरूरी होता है, किस लिए जरूरी है, इन्वेंट्री स्टॉक जरूरी क्यों है। फर्स्ट है कि अनिश्चितताएं यानी कि अनसर्टेनिटीज, इकोनॉमी के अंदर जो भी एक तरीके से कभी प्राइस इंक्रीज हो गए, प्राइस डिक्रीज हो गए, तो एक टाइम पर क्या करना पड़ता है, फर्म को अपना स्टॉक अपने पास रखना पड़ता है ताकि जो अनसर्टेनिटी हो उस प्राइस इंक्रीज डिक्रीज के लॉस से बचा जा सके। फिर शॉर्टेज ऑफ सप्लाई की, हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आप बनाओ जिसमें जो चीज़ चाहिए उसकी सप्लाई की कमी हो जाए, तो इसलिए भी आपको इन्वेंट्री स्टॉक रखना पड़ता है। हो सकता है कि डिमांड इंक्रीज हो जाए इकोनॉमी में, इसलिए इन्वेंट्री स्टॉक रखना पड़ता है। देखिए ये इन कारणों से हमें क्या करना पड़ता है, जो इन्वेंट्री जो स्टॉक है वो हमें रखना पड़ता है। लेकिन जो इन्वेंट्री जो स्टॉक होता है ये दो तरीके का हो सकता है, एक डिजायर्ड हो सकता है, एक तो जो प्रोड्यूसर है वो अपनी इच्छा से जो ये स्टॉक रखता है, एक ऐसा हो सकता है कि अनडिजायर्ड, कि हो सकता है कि उसने मान लिया जाए कि 500 कंबल बनाए और उसकी ये सोचती थी कि अब की बार सारे के सारे वो कंबल है ना मेरे सेल हो जाने हैं। लेकिन हुआ ऐसा कि इकोनॉमी के अंदर इतना जो मतलब मान लिया जाए कि इतनी सर्दी ही ना आए, इतनी ठंड ही ना पड़े, तो उसके कंबल क्या हो जाए, मान लिया जाए कि सिर्फ 300 ही कंबल बिक पाए, तो जो 200 कंबल बिके हैं वो उसके क्या हो गए, अनडिजायर्ड हो गई। इनकी कुछ ऐसा स्टॉक भी हो सकता है जो उसकी इच्छा के विरोध है, कुछ ऐसा है जो उसने अपनी इच्छा के अनुसार ही प्रोड्यूस किया है। अब इसके बाद हम जानते हैं, आपने देख लिया कि फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हम देखते हैं कि तीसरा जो हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट होता है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि एक्सपेंडिचर ऑन ए फिक्स एसेट, यानी कि जो फिक्स एसेट के ऊपर आपने खर्च किया है। सेकंड क्या है, जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपने खर्च किया, टोटल इन्वेस्टमेंट आपका ये है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट आपका ये कहलाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से यदि हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो हमारा निकल कर आता है नेट इन्वेस्टमेंट। देखिए जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है ना वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखता है और नेट इन्वेस्टमेंट भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखता है और ग्रोस इन्वेस्टमेंट की भी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट में आपने देख लिया कि फिक्स इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्टिंग में बताया कि नेट इन्वेस्टमेंट है कि अब कितना है। अब लास्ट में 2021 के दिसंबर में 5 मशीनें थी, पहले 2 थी तो 3 का चेंज हुआ, हमारे पास 3 मशीनें ज़्यादा हुई। तो जितना ज़्यादा ये कैपिटल फॉर्मेशन होगा उतना ही इकोनॉमी में क्या होगा, एक तरीके से प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। अब देखिए इसके बाद क्या है कि ग्रोस इन्वेस्टमेंट
अगर निकालना चाहते हो तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, कि नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट है। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो एक कैपिटल होती है, कैपिटल के कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी कि जो हम कैपिटल है, कैपिटल को यूज करते हैं ना, जैसे आपने बाईसाइकिल ली, एक तरीके से आप मोटरसाइकिल जब लेते हो तो आप उसको चलाते हो, तो क्या है, कंटिन्यूस चलाने के कारण से उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। उसके जितने भी टीयर वियर होते हैं वो अंदर से क्या होंगे, उसके जो पुर्जे होते हैं वो घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक लिमिट होती है कि 10 साल है या 15 साल है, जैसे गाड़ी की 15 साल है या 10, इस तरीके से क्या होता है कि उसके बाद वो खत्म हो जाती है उसकी वैल्यू। जो डेप्रिसिएशन होता है, जिसको हम घिसावट बोलते हैं, जिसको जब जो कैपिटल होती है उनका कंजम्पशन भी हम बोलते हैं। नॉर्मल वियर एंड टियर होती है कि नॉर्मल जब आप उसको यूज करते हो, कोई मशीन है जब आप उसका यूज करते हो, चलाते हो, उसके कारण से जो उसकी वैल्यू डाउन होती है। दूसरा है कि एक्सपेक्टेड, एक तरीके से जो एक्सपेक्टेड होता है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड घटनाएं घटती हैं कि भाई हमें पता कि ऐसा ऐसा हो सकता है, उसके कारण से जब वैल्यू डिक्रीज हो जाए, जैसे कि चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, आपको पता है कि आप अगर कोई भी चीज़ का यूज करते तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये टेक्निक खत्म हो जाए, दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाए, तो इसका आपको पता है, तो ये डेप्रिसिएशन हो जाएगा। चेंज इन डिमांड, हो सकता है कि डिमांड ही चेंज हो जाए, तो ये भी क्या होगा, तरीके से ये एक्सपेक्टेड है, आपको पता है कि ये भी डेप्रिसिएशन होगा। अनएक्सपेक्टेड का क्या मतलब है? एक तरीके से नेचुरल क्लाइमेट्स आ जाए, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया। अब देखिए जैसे कि कोरोना आ गया, तो ये अनएक्सपेक्टेड था। किसने पता था कि 2019 में कोरोना नाम की भी कोई बीमारी आने वाली है? तो इससे क्या होगा, जब ये अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती है, यानी कि नेचुरल क्लाइमेट्स, यानी कि नेचर आया एक तरीके से, वैसे तो ह्यूमन मेड बोला जा रहा है, लेकिन जो भी है एक तरीके से एक दुर्घटना ही है ये। दूसरा, फॉल इन मार्केट वैल्यू, मार्केट में वैल्यू डिक्रीज हो जाए। मार्केट में वैल्यू डिक्रीज कब होती है? मान लिया जाए कि एक समय पर क्या आ जाए, रिसेशन आ जाए, मंदी आ जाए। मंदी आने पर क्या होता है, चीज़ें नहीं बिकती हैं। जब चीज़ें नहीं बिकती तो उसको कौन बना रहा है? मशीन बना रही है। जब वो मशीन जो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करती है, तो अब क्या होगा, उसके द्वारा बनाए जाने वाला जो प्रोडक्ट है, जब उसके रेट डाउन होंगे तो उस मशीन की वैल्यू अपने आप ही डाउन हो जाएगी। तो अब देखिए जो डेप्रिसिएशन होता है, उस डेप्रिसिएशन के लिए हमें क्या रखना पड़ता है? एक फंड भी रखना पड़ता है। क्यों? अगर हम इस मशीनों को रिप्लेस नहीं करेंगे तो टोटल उत्पादन क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। जब हमारा आउटपुट कम हो जाएगा, मान लिया जाए कि आपके पास 5 मशीनें हैं और टेक्नोलॉजी के नई टेक्नोलॉजी आने के कारण से 2 मशीनें ऐसी आउटडेटेड हो गई हैं, अब वो फैशन में नहीं रही हैं, इस तरीके का प्रोडक्ट कोई यूज नहीं करता, तो 2 मशीनों को आपको रिप्लेस करके नई मशीन लेकर आनी पड़ेगी। तो नई मशीनों के लिए आपको एक फंड तो रखना पड़ेगा, कि आपके पास एक फंड होना चाहिए जिससे आप क्या कर सको, नई मशीनें खरीद सको। तो ये जो कितना महत्वपूर्ण है डेप्रिसिएशन फंड, इसके लिए एक फंड रखना पड़ता। यदि हमारे पास ये फंड नहीं होगा तो हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे मशीनों को। अगर हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे तो उत्पादन कम होगा। यदि उत्पादन कम हुआ इकोनॉमी के अंदर तो लोगों को रोजगार कम मिलेगा, रोजगार कम मिलेगा तो ये सर्कल चलता रहेगा, उनकी इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो आगे वो डिमांड कम करेंगे, जब डिमांड कम होगी तो आगे प्रोडक्शन कम होगा, जब प्रोडक्शन कम होगा तो फर्दर फिर इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये एक तरीके से एक लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में आप फंस जाओगे, एक ट्रैप में फंस जाओगे आप। तो इसने क्या कहा है कि लो इनकम, यानी कि यदि आप के पास मशीनें कम रहेंगी तो आपका आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों की इनकम कम होगी, जब लोगों की इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम करेंगे, डिमांड जब कम करेंगे तो आगे उत्पादन भी कम होगा, जब उत्पादन कम होगा तो फर्दर इनकम क्या होगी, कम हो जाएगी। तो एक ट्रैप में हो जाएगा जिसके अंदर आप फंस जाओगे। अब आगे देखिए कि स्टॉक्स एंड फ्लोज, इसका मतलब क्या है, स्टॉक और प्रवाह क्या है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि स्टॉक क्या है और फ्लोज क्या है। स्टॉक का मतलब क्या है और फ्लो का मतलब क्या है। पहले आप देखिए स्टॉक का मतलब होता है कि जब हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी चीज़ को मेजर करें, और जो फ्लो का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम पर, यानी कि एक दिन में, एक घंटे में, 10 मिनट में, या फिर एक साल में, महीने में, 15 दिन में, जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं वो होता फ्लो। प्राकदेशी एक टाइम पर आप बता सकते हो कि इतनी चीज़ है तो होता स्टॉक, यानी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर बताई जाने वाली चीज़ आपकी स्टॉक होती है, और एक टाइम पीरियड पर जो आप बताते हो वो फ्लो होती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टॉक इज ए क्वांटिटी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आप बता सकते हो ना कि आपके घर में जो
पानी की टंकी छत पर रखी हुई है, उसमें 500 लीटर की है, यानी कि अब उसमें 500 लीटर की है, मान लिया जाए इसमें 100 लीटर पानी है, तो आप बता सकते हो। तो ये हो गया वो पॉइंट। आप ये बता सकते हो जहाँ पर आप रहते हो वहाँ से अगर आप कहीं पर जाते हो, मान लिया 10 किलोमीटर है, तो आप बता सकते हो ना कि यहाँ से वो एरिया, यहाँ से अगर मैं वहाँ तक जाता हूँ इसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, वो स्टॉक हो जाएगा आपका। दूसरा है कि फ्लो, इसका मतलब होता है फ्लो इज ए क्वांटिटी मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम पर, एक दिन में, एक घंटे में, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, साल में, जिन चीज़ों को आप मेजर करते हो वो आपका क्या कहलाता है, फ्लो कहलाता। अब देखिए ये कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th-12th कर रहे हो तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आपके 2 मार्क्स में पूछ लेंगे कि बताइए स्टॉक, वो एक मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे आपके वहाँ से पूछ लेंगे इसमें स्टॉक कौन सा और फ्लो कौन सा। यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यही पूछते हैं कि ऑप्शन में दे देंगे इसमें स्टॉक कौन सा और फ्लो कौन सा। तो ये हर जगह कोई भी किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स का यूज होता है तो ये सारे के सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वेल्थ आप बता सकते हो ना कि आज मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास 5 करोड़ की संपत्ति है, मेरे पास 5 प्लाट हैं जिसमें मेरे पास 2 घर हैं, ये चीज़ है वो चीज़ है, तो आप मान लिया जाए कि आपकी टोटल 5 करोड़ की, तो आप बता सकते हो कि मेरे पास टोटल वेल्थ है इतनी है। अब उसके बाद आप देखिए लेबर फोर्स, आप बता सकते हो ना कि लेबर फोर्स जो एक काम करने योग्य जो व्यक्ति है, यानी कि जो 15 साल से ऊपर के हैं, 60 साल के से नीचे के जो लोग हैं, आप बता सकते हो कि हमारी इकोनॉमी में टोटल इतने बंदे हैं जो काम करने योग्य हैं। तो लेबर फोर्स एक, क्योंकि देखो जब तक 15 साल का बंदा नहीं होगा तब तक क्या हो, काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या, लीगली काम नहीं कर सकता, वैसे तो काम करते ही हो आप। तो लेबर फोर्स भी क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप बता सकते हो। फिर है कि कैपिटल, आप बता सकते हो ना कि इतनी पूंजी हमारी इकोनॉमी के अंदर, इतनी कैपिटल है। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, या क्वांटिटी या सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री, आप बता सकते हो कि टोटल जो प्रिंट हो रखी है अभी तक मनी की सप्लाई इकोनॉमी में वो इतनी, यानी कि टोटल मनी की सप्लाई इतनी है, टोटल लोगों के पास इतना पैसा है। फिर बैंक डिपॉजिट, यानी कि जो भी बैंक में है कि बताया जा सकता कि इतना टोटल बैंक में डिपॉजिट है। वाटर इन ओवर हेड टैंक, यानी कि आपकी पानी की टंकी में कितना पानी है वो भी आप बता सकते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। फिर उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड मुंबई, यानी कि दिल्ली से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो कितना है ये भी आप बता सकते हो एक पॉइंट पर। एक पॉइंट यानी कि क्या है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो इसलिए स्टॉक कंसेप्ट हुए। दूसरा कि फ्लो, फ्लो का मतलब हिंदी में क्या होता है, प्रवाह। जो प्रवाह होता है क्या, यानी कि इनकम, आप बताते हो ना कि मेरी एक महीने की इनकम इतनी है, मेरी साल की इतनी है, या मतलब पर डे मुझे इतना मिलता है, या पर हावर मुझे इतना मिलता है, तो वो क्या कहलाएगी, इनकम, और वो किस में जाएगी, आपकी फ्लो में जाएगी। दूसरा कि एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, आपको बताते हो ना कि मुझे जो जेब खर्चा वो इतना मिलता है, या मैं इतने पैसे खर्च करता हूँ, एक दिन का इतना खर्चा है, मेरा 1 घंटे का इतना खर्चा, महीने का इतना, साल का इतना, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फ्लो हो जाएगा। कैपिटल फॉर्मेशन, जो नया इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इंक्रीज हुआ है ना, नया इन्वेस्टमेंट इतना हुआ, यानी कि चेंज, तो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा ये। फिर चेंज इन द सप्लाई ऑफ मनी, जितनी मनी सप्लाई थी उसमें अगर चेंज होगा तो वो भी, जब वर्ड आ गया चेंज, वैसे मनी सप्लाई थी तो क्या था, स्टॉक था, जब यहाँ पर चेंज के साथ ये लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से फ्लो हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल हर मिलता रहता है ना कि महीने में आपको, मैंने 1 लाख रुपए दिए, मुझे इतना इंटरेस्ट मिला, इतना ब्याज मिला, तो हर बार मिलता रहता, महीने का या पर डे का, जो भी जिस तरीके से भी आपने पैसा दे रखा है। तो जो कैपिटल है, जो आपने पूंजी दी हुई है, उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है। और खाली जो कैपिटल थी वो कहाँ पर चली गई थी, उसमें चली गई थी। फिर लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक, यानी कि अगर आपका पानी जो है टैंक में से निकल रहा है, आपने टुंटी नीचे चलाई हुई है तो जो उसमें से क्या पानी निकल रहा है, फिर आपने क्या है एक तरीके से जो नल है वो चलाया हुआ जिससे उसमें पानी जा रहा है, या तो निकल रहा है फिर या जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका फ्लो हो जाएगा। उसके बाद है कि स्पीड ऑफ ए कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, यानी कि अगर आप दिल्ली से मुंबई कार में जा रहे हो, अगर उसकी स्पीड को आप देखते हो तो वो आपका फ्लो हो जाएगा। यदि आप डिस्टेंस को देखते हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रोक। आई होप कि ये चीजें आप सारी समझ रहे होंगे। देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। देखिए 2 पार्ट आपने इस टॉपिक के कर लिए हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या उसके टाइप्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या हैं, फाइनल गुड्स क्या हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। तो अब हम देख लेते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नाम से ही स्पष्ट है कि सर्कुलर यानी कि सर्कल में, इनकम क्या सर्कल में घूम रही है। क्योंकि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये ना तो इसके हमें कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर इसका एंड है ये हमें नहीं पता। अब देखिए क्यों नहीं पता, ये कह रहे हैं कि इन एवरी इकोनॉमी 3 एक्टिविटीज नेवर स्टॉप, यानी कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर ये जो 3 एक्टिविटी है वो कभी भी स्टॉप नहीं होती। अगर ये स्टॉप हो जाएंगी तो सब
खत्म। यानी कि जब हम मर जाएंगे ना, इस दुनिया में से चले जाएंगे, पृथ्वी पर कुछ भी नहीं रहेगा, तो तब जाकर, यानी कि इंसान नहीं रहेंगे, तब जाकर ये एक्टिविटी रुक सकती है, नहीं तो नहीं रुकेंगी। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता ही रहेगा, और इनकम फिर क्या जनरेट होती रहेगी। जब गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन होगा तो वहां पर क्या होगा, कोई लोग भी काम करेंगे तो उनको वेज भी मिलते रहेंगे। फिर क्या है, पूंजी का भी यूज होगा तो ब्याज भी मिलता रहेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI। फिर क्या है, रेंट है, यानी कि आपकी अगर किसी भी चीज़ को, कोई भी आपकी कैपिटल है या फिर आपकी लैंड है, उसको यूज करेगा तो उसके ऊपर रेंट भी मिलता रहेगा। और जो एंटरप्रेन्योर है, जहाँ पर ये खुद मालिक होगा, उसको क्या है, प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। तो ये क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर होता रहेगा तो जनरेशन ऑफ इनकम भी चलता रहेगा। उसके बाद है, जब जनरेशन ऑफ इनकम चलता रहेगा तो आपके पास जब इनकम आ ही रही है तो आप खर्च क्यों नहीं करोगे, तो खर्च भी करने वाले हो तो एक्सपेंडिचर करोगे। एक्सपेंडिचर किस फॉर्म में करोगे, एक टर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि दो तरीके का जो एक्सपेंडिचर है वो इकोनॉमी में होता ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 फेज है इकोनॉमी के, कि आपने क्या है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की, आपकी इनकम हो गई, इनकम हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, आपने उसको खर्च कर दिया। इनफैक्ट दीज एक्टिविटीज आर द लाइफ लाइन ऑफ एन इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी है, ये एक्टिविटी जो हो उसकी लाइफ लाइन है। दीज वो कह रहे कि द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट, इनके बिना कोई भी इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर उसके बाद है कि इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस द बिगिनिंग ऑफ दिज एक्टिविटीज। तो वो कह रहे हैं कि हम इनको कैसे ट्रेस कर पाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ से ये शुरू हुई है, कहाँ पर ये खत्म होने वाली है। तो वो कह रहे हैं कि इसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे, इसकी बिगिनिंग यानी कि कहाँ से स्टार्ट हुई है ऑफ दिज एक्टिविटीज, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू द प्रिडिक्ट देयर एंड, यानी कि इसका प्रिडिक्शन नहीं है कि हमें इसका एंड कहाँ है, ना तो इसका प्रिडिक्शन हम एंड का लगा सकते हैं ना इसके स्टार्टिंग का लगा सकते हैं। दिस हैव बीन इज एग्जिस्टेंस लाइक ए सर्कुलर विदाउट ए बिगिनिंग और एंड। ये कह रहे हैं कि बिना स्टार्टिंग के और बिना एंड हुए ये जो सर्कल है वो चलता रहेगा। देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आपने देख लिया कि ना तो इसका कोई स्टार्टिंग है ना कोई इसका एंड है। गुड्स और सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती रहेंगी। अगर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता रहेगा तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी कि जनरेशन ऑफ इनकम भी चलता रहेगा, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सब के पास इनकम आती रहेगी। जब इनके पास इनकम आती रहेगी तो ये खर्च भी करते रहेंगे। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि डिफरेंट फेज है किसके, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के। जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसके 3 फेज हैं। आपने देखा कि गुड्स और सर्विसेज, जब तक कोई भी इकोनॉमी का कंसेप्ट तभी आएगा जब इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी। गुड्स और सर्विसेज अगर प्रोड्यूस हुई है तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनके पास इनकम जाएगी, तो उसको बोलोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जब सबके पास इनकम आएगी तो फिर वो क्या करेंगे, तीसरे फेज में वो खर्च करेंगे। तो इसलिए बोला कि इसका जो है, जो आपकी आय हुई है उसको क्या कर दिया जाएगा, फर्दर खर्च कर दिया जाएगा। देखिए, सर्कल है और सर्कल का दूसरा मतलब ये है कि इसका कोई एंड नहीं है और ना ही इसकी कोई स्टार्टिंग है। इसका एंड और स्टार्टिंग अगर इसको हमें ब्रेक करना है तो इसके अंदर या तो इंजेक्ट करेंगे या फिर लीकेज करेंगे, उसको जानेंगे इस चैप्टर के लास्ट में। देखिए, अब देखते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल, यानी कि अभी तक आपने देखा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहाँ पर हम देखते हैं मॉडल, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही सेक्टर है। एक प्रोड्यूसर सेक्टर है, दूसरा क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि उत्पादन करने वाले हैं और कंज्यूम करने वाले हम हैं, और एक तरीके से इन्वेस्टर हैं। 2 ही सेक्टर हैं। देखिए, कोई नहीं है और इसके सिवा, इन 2 के सिवा। तो ना तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको डिफाइन करोगे कि इसके अंदर ना कोई सेविंग है, यानी कि जितना भी आपका इनकम होती है वो सारी की सारी आप कंज्यूम कर लेते हो, यानी कि इनकम का एक ही काम है, सिर्फ कंजम्पशन। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर नो गवर्नमेंट, यानी कि किसी प्रकार की गवर्नमेंट नहीं है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नहीं है, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं है, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की भी कोई बात नहीं की गई। ना सेविंग है, ना गवर्नमेंट है, ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ही नहीं है, तो इसको क्या बोलोगे, क्लोज्ड इकोनॉमी है, यानी कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। तो यहाँ तक आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद आप देखिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो ये प्रोड्यूसर सेक्टर है और ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ये प्रोड्यूसर सेक्टर है आपका और यहाँ पर ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर है।
हाउस होल्ड सेक्टर का काम क्या है, इसको फैक्टर प्रोवाइड करना, यानी कि ये इसको फैक्टर प्रोवाइड करेगा। और जो इस प्रोड्यूसर सेक्टर का क्या काम है, इसका काम है कि ये इसको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप लिख लोगे कि जो ये एक तरीके से जो ये आपका जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये इसको प्रोवाइड, एक तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर इसको प्रोवाइड करेगा फैक्टर सर्विस। इसको बोलोगे फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विसेज। यानी कि फैक्टर सर्विसेज में क्या देगा, ये इसको लैंड देगा, लेबर देगा, कैपिटल देगा, एंटरप्रेन्योर, यानी कि एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब है, यानी कि मालिक के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। उसके बदले में ये फैक्टर सर्विस जब ये इसको देगा, ये हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो उसके बदले में ये इसको क्या देगा, फैक्टर पेमेंट। इसको देगा फैक्टर पेमेंट, यानी कि लैंड जो है उसके ऊपर क्या देगा, रेंट देगा, लेबर को क्या देगा, वेज देगा, कैपिटल के ऊपर क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर के पास क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। और जब आप कहीं पर काम करते हो, उसके बदले में यदि आपको मिलती है इनकम, तो आप उसको बोलते हैं मनी फ्लो। तो इसको आप बोलोगे कि ये हुआ हमारा मनी फ्लो, इसको दोनों को मिलाकर आप बोलोगे ये हुआ मनी फ्लो, या यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख लोगे ये मनी फ्लो है। उसके बाद अगर आप देखो, ये इनको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करे, बट उसके बदले में ये इसको क्या दे, ये आपका मनी फ्लो है। अब ये जब यहाँ पर इसको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके बदले में इसको फैक्टर पेमेंट करता है, उसके बदले में ये इसको देता गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आप खर्च करते हो, ये इसको क्या करेगा, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगा, दो तरीके के होते हैं, एक रियल फ्लो होता है, एक मनी फ्लो होता है। रियल फ्लो का मतलब होता है, जब हम रियल फ्लो की बात करते हैं ना, रियल फ्लो को एक बार समझो, ये हाउस होल्ड सेक्टर है और ये आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है। अगर ये इसको देता है फैक्टर सर्विस, ये इसको फैक्टर सर्विस यदि प्रोवाइड करता है, उसके बदले में यदि ये इसको दे गुड्स और सर्विसेज, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज। क्या किया आपने, काम किया, काम आप किसी फैक्ट्री में, मान लिया जाए कि किसी कंपनी में आप काम करते हो और उस कंपनी में बनाए जाते हैं जूते। जब शाम को आप घर आओ तो आपको एक जोड़ी जूते दे दिए जाए, तो इसको हम बोलते हैं, जब हम काम के बदले हमें सामान मिले या वस्तु मिले, तो वो होता है रियल फ्लो, उसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। दूसरा क्या है, इसका उल्टा कर दे अगर हम, कि ये हाउस होल्ड सेक्टर है और ये प्रोड्यूसर सेक्टर है, ये क्या करता है, इसको फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, ये फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। और जब ये इसको फैक्टर पेमेंट करता है ना, फैक्टर पेमेंट वो गुड्स की फॉर्म में ना करके, फैक्टर जो पेमेंट करता है वो किस में करे, यानी कि जो फैक्टर की जो पेमेंट है, जो फैक्टर जो पेमेंट करेगा, ये फैक्टर की जो पेमेंट की जाएगी वो की जाए किस में, पैसे की फॉर्म में। जब आप पैसे की फॉर्म में पेमेंट करते हो तो उसको हम बोलते हैं एक तरीके से मनी फ्लो। तो ये आपका हो जाएगा मनी फ्लो। जब गुड्स और सर्विसेज ही आपको मिले काम के बदले, वो रियल फ्लो होता है। और जब आप काम करो और उसके बदले में आपको मनी मिले, तो वो होता है एक तरीके से मनी फ्लो। देखिए, आपने देखा कि प्रोड्यूसर सेक्टर है और ये आपका हाउस होल्ड सेक्टर है। जो प्रोड्यूसर सेक्टर है इसको क्या देगा, यानी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है ये इसको देता है फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस मैंने आपको बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यहाँ पर आप लिख सकते हो लैंड, दी, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड करता है। जब ये इसको कैपिटल, लेबर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर इसको प्रोवाइड करता है, यदि ये इसके बदले में देता है इनको गुड्स और सर्विसेज, यानी कि काम किया, काम के बदले में वस्तुएं या कुछ भी सेवा आपको मिली, तो इस सर्कल को आप बोलोगे रियल फ्लो। यानी कि ये आपका होगा रियल फ्लो, जब काम के बदले आपको वस्तु मिलती है, सर्विस मिलती है। दूसरा है, यदि ये इसको फैक्टर सर्विस दे, ठीक है, उसके बदले में ये क्या करे, इसको फैक्टर पेमेंट करे। इसने क्या दिया, यहाँ पर ये फैक्टर प्रोवाइड करवाए प्रोड्यूसर सेक्टर को, उसके बदले में इसने फैक्टर पेमेंट करी कि लैंड को इसने रेंट दे दिया, लेबर को इसने बेच दे दिए, कैपिटल जो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, एंटरप्रेन्योर के पास प्रॉफिट आ गया। अगर ये करता है इसको प्रोवाइड, जब इसके पास ये पैसा आएगा तो ये क्या करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, किसके ऊपर, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। ये जो सर्कल है इसको हम बोलते हैं मनी फ्लो, यानी कि ये रियल फ्लो है, ये मनी फ्लो है। अब देखिए, इसके बाद ये था बिना सेविंग के, यहाँ पर जितना भी आपकी इनकम थी, इनकम का सिर्फ एक ही काम था, वो था
कंज्यूम करना। अगर इसके बाद हम एक मनी मार्केट को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं, मनी मार्केट को अगर हम ले आए यहाँ पर, अगर यहाँ पर हमने एक मनी मार्केट ली, हम ले लेते हैं यहाँ पर मनी मार्केट, या जिसको फाइनेंशियल मार्केट भी आप बोलते हो। जब मनी मार्केट जब यहाँ पर आ जाएगी तो मनी मार्केट में क्या होगा, ये जो हाउस होल्ड है इनके पास जो बचेगा वो यहाँ पर सेव कर देंगे, ये यहाँ पर सेविंग चली जाएगी। जब इनको चाहिएगा तो बोरो कर लेंगे, यानी कि उधार ले लेंगे। उसी प्रकार से जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या करेगा, जब इसको बोरो करना होगा तो यहाँ से ये पैसा ले लेगा और जो इसकी बचत होगी वो यहाँ पर सेव कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अब आपकी इनकम के दो पार्ट हो गए कि आप इनकम को क्या करोगे, कुछ कंज्यूम करोगे और कुछ सेव करोगे। अब दूसरा पार्ट क्या, ये होता है सप्लाई साइड। एक होता है या तो आप कंजम्पशन करोगे या फिर इन्वेस्टमेंट करोगे, इसको हम बोलते हैं डिमांड साइड। और डिमांड और सप्लाई क्या होती है, एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो आप करोगे कि C + S = C + I, तो क्या होगा, C से C कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सर्कल फिर भी सर्कल ही रहेगा, ये टूटेगा नहीं। इसका मतलब है जो आपकी सेविंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इसका मीनिंग है। अब तक हमने देखा कि 2 सेक्टर इकोनॉमी, इसके बाद हम बात करते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी की। अब 2 की जगह सिर्फ क्या बदल जाएगा, 3 सेक्टर हो जाएगा। अब 2 सेक्टर था, अब 3 सेक्टर में अब क्या करोगे, यहाँ पर इसको सेम रखोगे और उसके बाद आप कर दोगे यहाँ पर गवर्नमेंट की एंट्री। तो गवर्नमेंट जब एंटर करती है तो इसको बोलते हैं 3 सेक्टर इकोनॉमी, बट अभी भी क्लोज्ड इकोनॉमी ही आपकी रहेगी। तो जब हम 3 सेक्टर इकोनॉमी लेकर चलते हैं तो वही रहेगा कि यहाँ पर ये हाउस होल्ड है या प्रोड्यूसर सेक्टर आपने लिया था, ये आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है। यहाँ पर आप ले लोगे कि यह हाउस होल्ड है, ये इसको क्या करता है, एक तरीके से ये इसको फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, ये फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। दूसरा ये क्या करता है, इसको फैक्टर की पेमेंट करता है। या यहाँ पर ले लो कि आप ये जो भी था कि ये इसको फैक्टर की पेमेंट करता है, ये इसको फैक्टर पेमेंट करता है। जब ये इसको फैक्टर पेमेंट करता है तो उसके बदले में इसका क्या करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रियल और मनी की हम बात नहीं करें, सिंपल हम यहाँ पर बताएंगे कि जब ये इसको क्या करेगा, ये इसको फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करेगा तो इसको ये क्या करेगा, फैक्टर पेमेंट देगा। यहाँ पर आपने ले ली थी कि एक मनी मार्केट है, मनी मार्केट है। जो मनी मार्केट है ये हाउस होल्ड भी क्या करता है, इसमें सेविंग करता है और यहाँ से जब इसको ज़रूरत पड़ती है तो ये बोरो कर लेता है। उसी प्रकार से जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या करता है, यहाँ पर सेविंग करता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से उधार भी ले लेता है। तो ये इसको फैक्टर सर्विस देता है, ये इसको फैक्टर पेमेंट करता है। उसके बाद क्या करता है, ये इसका यानी कि जो ये सेक्टर जब इसको फैक्टर पेमेंट की जाती है तो ये क्या करता है, यहाँ पर फैक्टर पेमेंट के बाद यानी कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड, यानी कि गुड्स और सर्विसेज ले लेता है, यहाँ से इसको मिलती है, यानी कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर वो एक्सपेंडिचर कर देता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ये एक्सपेंडिचर कर देगा। जब एक्सपेंडिचर कर देगा तो अब हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कि यदि गवर्नमेंट सेक्टर और हो, गवर्नमेंट सेक्टर का यहाँ पर क्या रोल है। अब यहाँ पर आप कहीं पर भी एक जगह दिखा दोगे कि यहाँ पर हम गवर्नमेंट सेक्टर ले लेते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर है। जब गवर्नमेंट सेक्टर इसके अंदर आ जाएगा तो गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को कुछ ना कुछ देगा और कुछ ना कुछ लेगा। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है, यदि आप हाउस होल्ड सेक्टर को देखोगे तो इसको देगा वो ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट, इसका आप बोलोगे ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, एक तरफा हस्तांतरण होती है। एक तरफा हस्तांतरण का क्या मतलब होता है कि जिसके लिए ना तो आज कुछ पे करना है और ना ही फ्यूचर में कुछ पे करना। जैसे बुढ़ापा पेंशन होती है, जो एक आप जो रिटायरमेंट पेंशन होती है उसकी बात नहीं करें, जो बुढ़ापा पेंशन होती है, या फिर आप जो स्कॉलरशिप, मान लिया जाए कि कहीं पर आप अव्वल आते हो, अच्छे मार्क्स आते हैं, वहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी क्या है, एक तरफा हस्तांतरण है। तो इसको ट्रांसफर पेमेंट देगा। हाउस होल्ड सेक्टर इसको क्या करेगा, एक तरीके से टैक्स पे करेगा। हाउस होल्ड की इनकम के ऊपर टैक्स लगता है ना, तो उसको क्या करेगा, एक तरीके से ये टैक्स पे करेगा, यानी कि इसको टैक्सेस देगा। दूसरा क्या है, ये जो गवर्नमेंट है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगी, सब्सिडी देगी। एक तो क्या करेगी, इसको सब्सिडी देगी। दूसरा क्या करेगी, इसकी जो गुड्स और सर्विसेज हैं, गुड्स और सर्विसेज के परचेज करेगी, यानी कि गुड्स और जो सर्विसेज परचेज करेगी उनके ऊपर एक्सपेंडिचर करेगी। किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। अब ये उसको क्या करेगा, ये गवर्नमेंट तो इसको अब ये दे रही है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, ये इसको प्रोवाइड करेगा टैक्सेज, यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है, ये उत्पादन करता है ना, तो उत्पादन के ऊपर क्या लगता है, एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है।
देखिए, अब हम बात करते हैं 4 सेक्टर इकोनॉमी की। जब हम 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो 3 सेक्टर इकोनॉमी में आपने देख लिया कि जब 3 सेक्टर की, पहले 3 सेक्टर का एक बार देख लो कि इसके अंदर क्या था, हाउस होल्ड था, प्रोड्यूसर सेक्टर था और तीसरा क्या था, गवर्नमेंट सेक्टर था। और जो ये मनी मार्केट है, मनी मार्केट तो सिर्फ क्या, उधार लेने के लिए और अपनी जो भी आपके पास सेविंग होती है उसको जमा करने के लिए होती है। तो यहाँ पर आपने ये भी देख लिया कि 2 थे, C+S और इक्वल टू C+I, और आपने कैंसिल हो गया तो सेविंग किस में कन्वर्ट हो गई थी, इन्वेस्टमेंट में। जो सेविंग है वो कहाँ पर चली गई, बचत में चली गई। अब यहाँ पर देखिए हम एक और सेक्टर को इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो है हमारा 4 सेक्टर, यानी कि 3, अभी तक 3 सेक्टर तक हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, हम दूसरे कंट्री के साथ हमारे कोई लिंक नहीं थे। जैसे ही 4 सेक्टर इंक्लूड होता है, यानी कि जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं, बाह्य जो क्षेत्र होता है, या फिर दूसरे देश भी बोलते हैं, या जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड होता है तो इसमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो इससे पहले आपको जो पहले वाला सिनेरियो था वो आपको ऐसे ही सेम रखना है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तक हमने देख लिया था, यहाँ पर ये मनी मार्केट थी, यहाँ पर हाउस होल्ड क्या करता, अपनी सेविंग डिपॉजिट करवाता है और यहाँ से उधार ले लेता है। उसी प्रकार से क्या करते हैं, ये सेविंग डिपॉजिट करवाते हैं और उधार यहाँ से जब इनको चाहिए ले लेते हैं। उसी प्रकार से गवर्नमेंट भी क्या करते हैं, मनी मार्केट में अपनी सेविंग डिपॉजिट करवाती है। थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये इस तरीके का था, यहाँ गवर्नमेंट भी यहाँ से उधार लेती है और डिपॉजिट भी करवाती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर आपने देखा था कि हाउस होल्ड को क्या देती है, ट्रांसफर पेमेंट है, बुढ़ापा पेंशन होगी, स्कॉलरशिप होगी, जिसके लिए आपने अब भी कुछ काम नहीं किया, फ्यूचर में भी कोई काम नहीं करना है। और इसके बदले आप गवर्नमेंट को क्या देते हो, टैक्स देते हो, टैक्सेज पे करते हो, जो डायरेक्ट टैक्स जो हाउस होल्ड की इनकम के ऊपर लगता है। दूसरा क्या, उसी प्रकार से जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर को गवर्नमेंट क्या देती है, फर्स्ट क्या देती है, सब्सिडी देती है, यानी कि सब्सिडी, कोई भी सब्सिडी है, जैसे मान लिया जाएगी खेत में आप का एक जगह ट्यूबवेल लगा हुआ है और आपने एक जगह से दूसरी जगह पानी लेकर जाना है, तो उसके नीचे नीचे क्या होगा, एक पाइपलाइन दबाई जाएगी, उसके लिए कुछ % गवर्नमेंट देगी, कुछ % आपने खर्च करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इनको क्या देती है, प्रोड्यूसर सेक्टर को सब्सिडी देती है। और उसके बाद दूसरी चीज क्या देती है यहाँ पर, यानी कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो करती है, यानी कि जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, कंजम्पशन, क्यों गवर्नमेंट में भी तो नॉर्मल इंसान ही रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज हैं, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनके ऊपर क्या करेगी, इसको बोलते हैं हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो वो भी इनके पास ही पेमेंट आएगी। अब ये क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो इसको क्या देता है, जो गवर्नमेंट है वो उसको क्या देगा, एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स देगा, इनकी टैक्सेज पे करेगा। ये यहाँ तक हमने देख लिया था। सिर्फ अब हमने एक चीज ऐड की है, वो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो एक्सटर्नल सेक्टर है, जो बाह्य क्षेत्र है, जो बाह्य क्षेत्र है। अब आप इसमें देखोगे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो प्रोड्यूसर सेक्टर है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है इसको क्या देता है और ये इसको क्या देता है। दूसरा क्या है कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो हाउस होल्ड को क्या देगा और हाउस होल्ड से क्या लेगा। देखिए यहाँ पर सिंपल आपने 2 चीजें देखनी है। हम क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है यहाँ पर क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो क्या करेगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करेगा। अब एक्सपोर्ट किए क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो यहां पर आप लिखोगे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो दूसरे देश हैं जो हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर सामान भेजते हैं, उसके बदले में वो हमें क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे एक्सपोर्ट पेमेंट। उसके बाद आप देखोगे एक्सपोर्ट पेमेंट के बाद कि जो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, अब हम इसको क्या देते हैं, हम भी तो दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, तो हम करते हैं इंपोर्ट पेमेंट, हम करते हैं इंपोर्ट पेमेंट। उसी प्रकार से जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हाउस होल्ड सेक्टर को भी कुछ ना कुछ देगा। एक तो देता नेट ट्रांसफर पेमेंट। अब देखिए ये नेट क्यों लगाया, क्योंकि कुछ हम उनको देते हैं दूसरे देशों को, जैसे कि मान लिया जाए कि नेट ट्रांसफर पेमेंट किया, जैसे कोरोना आया तो कोरोना में हमने कुछ देशों की हेल्प की ना, कुछ देशों ने हमारी भी हेल्प की। तो इस तरीके से जो इस तरीके की बाढ़ आए, भूकंप आए, इस तरीके की जो ट्रेजेडी होती है उन के दौरान जो हेल्प की जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो नेट ट्रांसफर पेमेंट का क्या मतलब है, कुछ हमने दी, कुछ उन्होंने हमें दी, उसका डिफरेंस निकाल लिया। भाई अगर इनको एक बार इन्होंने दी, हमने इनको दी, तो ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा डायग्राम। तो ये बोलेंगे हम नेट ट्रांसफर
पेमेंट, ये हमें क्या करेगा, नेट ट्रांसफर पेमेंट देगा। दूसरा कि नेट फैक्टर पेमेंट, यानी कि नेट फैक्टर पेमेंट, नेट फैक्टर पेमेंट का क्या मतलब है कि उसी प्रकार से कुछ फैक्टर उनके हमारे यहाँ पर काम करने के लिए आए हुए हैं, कुछ हमारे जो फैक्टर हैं वो बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे नेट फैक्टर पेमेंट। तो जो एरो है ये दोनों के दोनों हाउस होल्ड साइड जाएंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको सबको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखिए अब कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि जो ये सर्कल है कि क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। जब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई तो उसके बदले में क्या हुआ, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लोगों के पास जब इनकम आई, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले जो इनकम मिली उसको क्या किया गया, एक्सपेंडिचर किया गया। तो आपने देखा नहीं कि एक सर्कल है और ये सर्कल टूट नहीं रहा है। इसको तोड़ने के लिए दो चीजें हैं, या तो इंजेक्शन या फिर लीकेज। या तो कुछ चीज इंजेक्ट कर दो या फिर उसमें से कुछ चीज निकाल लो। जब आप इंजेक्ट करोगे तो इंजेक्ट कैसे करोगे, यानी कि इसके अंदर ये जब बढ़ जाएगा, यानी कि इतना है, तो इसका मतलब क्या, इसमें 500 है, मान लिया जाए कि टोटल इतना है, अगर इसमें 700 करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, यानी कि पहले वाला जो सर्कल है वो टूट जाएगा। अब वो करें कि इंजेक्शन के अंदर क्या क्या आता है, ये भी नेट के पेपर में, चाहे आप अब ये 11th-12th के जो एग्जाम दोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कहीं पर भी देखो इतने भरमार होती है यहाँ से क्वेश्चन की। देखिए इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन क्या है, इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में ज़्यादा किया जाता है तो उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज होती है, तो ये काम करता है। तो इसका मतलब इंजेक्ट हुआ कुछ ना कुछ। ऐसे ही एक्सपोर्ट्स, आप बाहर कोई सामान भेजते हो, जैसे ही आप बाहर की कंट्री में कोई सामान भेजते हो तो उसके बदले में आपके पास इनकम आती है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट्स। दूसरा है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जब आप लोन लेकर, आपके पास पैसा नहीं है, कहीं से पैसा लेकर अगर खर्च बढ़ाते हो, जितना ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा उतना ही ज्यादा इनकम जनरेट होगी। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो इंजेक्ट है, एक तरीके से इंजेक्शन का काम करती हैं, चीज़ों को बढ़ाने का काम करती है। अब हम देख लेते हैं लीकेज, कि अगर ये बड़ा है इसको छोटा छोटा भी हो सकता है। ये कैसे होगा कि आपने बचत कर ली, जब आप सारी बचत ही कर लोगे, अब जब पैसे को छोड़ ही नहीं रहे हो, जब सेविंग ही आपने क्या कर लिया, पैसा आपके पास 100 रुपये आया, 100 में से आपने 80 रुपये सिर्फ सेव कर लिए, सिर्फ 20 रुपये खर्च किए। तो जब आपने 20 रुपये खर्च किए हैं तो आगे थोड़ा ना ये सर्कल थोड़ा बढ़ेगा, छोटा हो जाएगा, यानी कि सेविंग कर ली, वापस इकोनॉमी में पैसा नहीं जाने दिया। ऐसे ही इम्पोर्ट्स, अब आपने बाहर की जब कंट्री से कोई भी चीज़ मंगवा ही ले तो उसके लिए पेमेंट तो करोगे, जब आपका पैसा कहाँ चला जाएगा, आपकी कंट्री से आउट हो जाएगा, तो इसलिए सर्कल छोटा हो जाएगा। टैक्स बाय द गवर्नमेंट, अब देखिए टैक्सेस जो है, यदि गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगा देती है तो टैक्स का पैसा कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। अब फिर भी आप उसको खर्चे नहीं कर पाओगे। टोटल मिलाकर ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो आपके खर्चे को रोकेंगी, और ऊपर वाली जो चीजें थी वो ऐसी थी जो आपके खर्चे को बढ़ाएंगी। तो ये आज आपने देख लिया पूरा चैप्टर। इसके अंदर आपने देख लिया कि इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स क्या है, फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।